हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी सपरिवार अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है ब्लड, जिससे किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं और आप यदि इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन ब्लड से संबंधित छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा आज जो ब्लड का। इसमें आप सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझ लीजिए, फिर चलेंगे हम क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन पे। जो ब्लड है, ब्लड को मुख्यतः हम दो तरह से आपको समझाते हैं। पहले हम समझाएंगे आपको प्लाज्मा। प्लाज्मा और एक है कार्पल्स यानी रुधिराणु, उसको समझाएंगे रुधिराणु, इनके विषय में। तो जो प्लाज्मा होता है ब्लड में, इसकी जो मात्रा होती है 60% होती है और रुधिराणु की मात्रा जो होती है 40% होता है। एक प्रश्न हमेशा पूछता है इसमें कि ठोस कौन सा और द्रव कौन सा होता है। तो आप सभी लोग याद कीजिएगा, जो प्लाज्मा होता है यह द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है। प्लाज्मा द्रव होता है और रुधिराणु ठोस होता है। रुधिराणु क्या होता है? ठोस। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। जो आपका रुधिराणु है उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है आपका, बता दे पहले, रुधिराणु। रुधिराणु जो होता है इसमें आप समझ लीजिए क्या क्या होता है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स होता है, एवं प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, अब इनको और किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं एरिथ्रोसाइट के नाम से। एरिथ्रोसाइट के नाम से किसको? आरबीसी को। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, एवं ल्यूकोसाइट के नाम से डब्ल्यूबीसी को जानते हैं। किसको? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट नाम से डब्ल्यूबीसी को जानते हैं। ठीक है, इसके बाद थ्रम्बोसाइट के नाम से प्लेटलेट्स को जानते हैं। किससे? थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट के नाम से प्लेटलेट्स को जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक एक की। ठीक है, इसमें अब बात करेंगे हम आरबीसी की। सबसे पहले आरबीसी जो है इसकी टोटल संख्या होती है 50 लाख। कितनी होती है? 50 लाख। और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक, और रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा आरबीसी की ही होती है। रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा आरबीसी, क्योंकि 50 लाख इसकी मात्रा होती है सबसे अधिक। दोस्तों देखिए, यहाँ ब्लड की बात नहीं हो रही है पूरे ब्लड में, यहाँ बात हो रही है अकेले रुधिराणु की बात हो रही है। ठीक, तो अकेले रुधिराणु में जो है कि 50 लाख जो होता है वो आरबीसी होता है। ठीक है, और पूरे ब्लड में बात करेगा कि पूरे ब्लड में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो आप सभी लोग ऊपर देखे ही हैं कि प्लाज्मा की मात्रा 60% अकेले होती है, तो सबसे अधिक होता है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी में कुल 10,000 होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 10,000 होती है। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। ठीक, तो इस तरह से आप इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स में कुल संख्या 2 लाख होती है और जीवन काल होता है 7 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन होता है। ठीक, और एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कम से कम 2 लाख प्लेटलेट्स होने पर व्यक्ति समझ लीजिए स्वस्थ है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। रुधिराणु में सबसे कम मात्रा जो होती है वो डब्ल्यूबीसी की होती है, क्योंकि अभी आपने देखा इसकी संख्या 10,000 ही होती है। ठीक है, चलिए आरबीसी का आकार कैसा होता है? अब आरबीसी के आकार, जो आरबीसी का आकार होता है, मैं आगे आप लोगों को फिगर में दिखाऊंगा। गोल
एवं बीच में चिपटा होता है। गोल इस तरह होता है और बीच में जो होता है चिपटा होता है, ठीक है ना, इस बात को याद करिएगा। और डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। कैसा होता है? डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, मतलब इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। और प्लेटलेट्स का जो आकार होता है वो उत्तल लेंस जैसा होता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है क्या करता है, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में, यानी हमारी बॉडी इसी के द्वारा, डब्ल्यूबीसी के द्वारा ही हमारी बॉडी की रक्षा होती है, ठीक है ना। जिसमें रक्षा करने वाला तत्व है डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडी। यही हमारी बॉडी को रक्षा प्रदान करता है किसी भी रोग से, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी में एक तत्व और पाया जाता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट और भी तत्व पाए जाते हैं। तो ये लिम्फोसाइट की कमी होने पर जब किसी व्यक्ति को एड्स एड्स नामक बीमारी होती है तो लिम्फोसाइट जो होता है डब्ल्यूबीसी से एकदम समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी में डीएनए, डब्ल्यूबीसी से डीएनए प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डीएनए प्राप्त होता है डब्ल्यूबीसी से, जबकि आरबीसी और प्लेटलेट से ये प्राप्त नहीं होता है, ठीक। इस बात को भी आप लोग याद करेंगे। अब हम आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य बताते हैं जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आजकल एग्जाम का यही ट्रेंड चल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, माता और पिता। माता पिता के कौन से ब्लड होने पर बच्चे में कौन सा ब्लड होगा, वही मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। माता पिता से बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा होगा और कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये आप लोग कैसे समझेंगे मैं बताता हूँ आप लोग। जैसे माता का ए है ब्लड ग्रुप और पिता का बी है ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो बच्चे में जो संभावना होगी ब्लड ग्रुप की वो क्या होगी, ये देखिए, बी इधर हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किधर भी कोई रहे, लेकिन ए बी ही होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो बच्चा होगा यानी चाइल्ड होगा, उस चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप होगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यानी चारों, यानी आल ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। कौन से कंडीशन में? माता या पिता में से किन्हीं का ए और बी हो, ए और बी हो, ठीक। चाहे ए इसका हो, बी इसका हो, चाहे बी इसका हो, ए इसका हो, मतलब कोई भी होना चाहिए, ए और बी ही होना चाहिए, तभी वो चारों होगा, यानी आल ग्रुप निकल के आएगा। अब बात करते हैं माता पिता में और कौन सा ग्रुप होने पर क्या होता है। अब बात करते हैं कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ए है, बी है या ए बी है, ये तीनों कंडीशन होने पर, क्योंकि ए बी के साथ कभी ओ नहीं हो सकता, इतना बात याद रखिएगा आप लोग। अगर माता का ए बी है, पिता का कोई भी ब्लड ग्रुप होगा, उसके साथ उत्पन्न होने वाले बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो हो क्या सकता है? कुछ भी हो सकता है, ओ को छोड़ के। ओ को छोड़ के क्या होगा? ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं हो सकता है, ठीक। ये अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए। आगे बात करते हैं, यदि माता और पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो और ओ के साथ कोई भी ब्लड ग्रुप हो, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ठीक है, तो उनका जो होगा ए बी को छोड़कर, ए बी को छोड़कर बाकी सभी ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ए बी ओ के साथ कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ओ के साथ ए बी कभी हो नहीं सकता। हाँ, पिता का ए बी हो सकता है, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ कभी नहीं होगा, ओ कभी नहीं होगा इनके द्वारा जन्मे गए बच्चों का, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। यदि
यदि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम सेम है, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम सेम है, तो बच्चा जो जन्म लेगा उसका भी ब्लड ग्रुप जो पहले एक होगा वो हो जाएगा, जो अगला है वो भी सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं फिगर द्वारा समझाऊंगा कैसे हो रहा है ये। चलिए अब आगे मान लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये चीज़ ऐसे है कि माता का यदि ए है, मान लेते हैं माता का ए है, पिता का बी है, सॉरी ए इसका भी होगा ना सेम सेम होने पर ना, तो जो होगा वो क्या होगा, ओ होगा और जो सेम वाला है वो होगा, ओ होगा और ए हमेशा होगा, लेकिन ए बी की कंडीशन नहीं। माता का अगर ए बी है या पिता का ए बी है तो ओ नहीं होगा, पहली बात। अगर ए बी नहीं है, ए या बी है सेम सेम, तो आप समझ लीजिए चाहे ओ सेम सेम हो, चाहे ए सेम सेम हो, चाहे बी सेम सेम हो, हर कंडीशन में एक ओ होगा, ब्लड ग्रुप एक क्या होगा? ओ होगा। दूसरा जो होगा इनमें से कोई एक सेम वो हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर समझ में आ रही है? मैं एक बार फिर से समझाता हूं आप लोगों को, ध्यान समझिए। जैसे अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए कॉमन है, ठीक है, तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा ओ होगा और दूसरा जो सेम है वो होगा। यानी ब्लड ग्रुप बच्चे में क्या हो सकता है? ओ या ए। ठीक, यदि ब्लड ग्रुप बी बी है, क्या है? बी बी, तो ओ तो कॉमन होगा और दूसरा बी होगा। दूसरा क्या होगा? बी, यानी ओ या बी होगा। अब समझिए यदि माता और पिता दोनों का ए बी है, तो ये समझ लीजिए ये कॉमन जब हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि ओ कभी नहीं होगा, बाकी सभी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये आप समझ लीजिए। अब आगे हम आपको फिगर द्वारा कुछ जो है समझाते हैं। देखिए आप लोग, यहाँ मैंने बना रखा है पहले से ही। देखिए ओ के साथ अगर ए है, ओ के साथ कौन कौन होगा? ब्लड ग्रुप ए है, तो बच्चे में जो होगा ओ या ए होगा। अभी मैंने बताया आप लोगों को। ओ के साथ बी है तो ओ और बी होगा। ओ के साथ ए बी है तो ए और बी होगा, ए और बी होगा। ओ के साथ ओ है तो ओ और ओ ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ए के साथ ओ हो चुका है, अब ए के साथ ए कॉमन होने पर मैंने बताया अभी कि एक तो ओ होगा, दूसरा जो कॉमन है वो होगा। ठीक, और इसी तरह से ए बी जब दिया गया है तो ए के साथ मतलब ए बी माता पिता का ब्लड ग्रुप है, तो ए होगा, बी होगा, ओ होगा, ए बी भी हो सकता है। देखिए ए के साथ जो है सर्वाधिक यही पे बन रहा है, 4 ठो बन जा रहा है। अब ए के साथ अगर ए बी है तो ओ नहीं होगा, बाकी सभी होगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जो कंडीशन है, बी के साथ अगर बी है तो एक तो ओ होगा कंफर्म है, और बी भी होगा जो कॉमन है। ठीक है, बी के साथ ए बी है तो ओ कभी जिंदगी में नहीं होगा, बाकी सभी हो सकते हैं। ए बी के साथ केवल ए बी ही हो सकता है, ओ कभी नहीं हो सकता। ठीक, बात क्लियर? तो आपको न समझ में आया, नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, सारी चीज़ें क्लियरिटी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ तथ्य और छूट रहे हैं तो आप लोगों को बता देते हैं। हाँ, जैसे कि ब्लड का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो आप लोग देखें हैं हीमेटोलॉजी, या इसे एक और नाम से जानते हैं, सेरोलॉजी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी। इसे एक और नाम से जानते हैं, सेरोलॉजी या हीमेटोलॉजी में ब्लड का अध्ययन किया जाता है। अब एक प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ये महत्वपूर्ण ये है कि जो भ्रूण के निर्माण में ब्लड का प्रयोग होता है वो कहाँ बनता है? तो वो बनता है लीवर में। अब ये कभी मत मारिएगा कि अस्थि मज्जे में बनता है, कहाँ बनता है? लीवर में उस ब्लड का निर्माण होता है, और अन्य बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जे में। ठीक, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? सभी को पता है, स्प्लीन या पीहा को कहते हैं। ठीक है, ब्लड का कब्र भी इसे ही कहते हैं। ठीक,
कोलेस्ट्रॉल में जो होता है, कोलेस्ट्रॉल में 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, आगे है रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे। अब एक प्रश्न और बता देते हैं आप लोगों को, ब्लड का वर्क, ब्लड का कार्य, ब्लड का कार्य क्या होता है वो जानिए। ब्लड का कार्य होता है ताप नियंत्रण, ताप नियंत्रण। ठीक है, जैसे आपको बहुत तेजी से ठंडा लग रहा हो तो आप जब लगातार अपने हाथ से हाथ को घिसते हैं हथेली को हथेली से, तो देखेंगे कि वहाँ वो पार्ट गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ताप का क्या करता है, नियंत्रण। और क्या करता है, पोषक पदार्थ का परिवहन करता है, जो पोषक तत्व हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें से वो अवशोषित करके ब्लड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाता है। ठीक है, और क्या करता है, ब्लड गैसों को ले जाने का कार्य करता है, जिसमें O2 को अवशोषित करता है, CO2 को बाहर ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? तो आपका उत्तर होगा तरल संयोजी उत्तक होता है। कैसा उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर किनका बना होता है? तो मैंने आप लोगों से बताया था रुधिर प्लाज्मा और रुधिराणु की कोशिकाओं से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट भाग पर? 60%, मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है, आगे प्रश्न है, प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होता है? तो प्लाज्मा में जल की जो मात्रा होती है वो 90% होती है। कितनी होती है? 90% होती है। इतने परसेंट प्लाज्मा में जल होता है। ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा 60% होती है, लेकिन प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होती है। मानव रक्त में रुधिर कणिकाएं कितने परसेंट भाग पर होती हैं? तो आपको मैंने बता दिया था पीछे ही कि 40% भाग पर रुधिर कणिकाएं होती हैं। आगे बात कर लेते हैं, रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स। आप फिगर में देख सकते हैं, आरबीसी देखिए गोल होता है और बीच में चपटा, और ये इसका आकार जो है देखिए अनिश्चित है, और इसका आकार आप देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर नामक व्यक्ति ने खोज किया था, जो फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, अगला है, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया था। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में कितने रक्त समूह हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ए बी बी और ओ 4 रक्त समूह हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही होता है? तो सभी को पता होगा, सर्वग्राही ब्लड जो होता है और कौन सा होता है? ए बी होता है। कौन सा होता है? ए बी। सर्वदाता कौन सा होता है? ओ होता है। अगला प्रश्न आपका वहीं आ गया, सर्वदाता ओ होता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो मैंने अभी कहा कि एंटीबॉडी जो होती है ए बी में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन और एंटीबॉडी ए बी में नहीं पाया जाता है। ये दोनों प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जे में। आप फिगर देखिए, अस्थि मज्जा आपका बोन मैरो यही है, उसी के अंदर ये ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो आपका देखिए हीमोसाइटोमीटर के द्वारा लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा को मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने परसेंट कम हो जाती है? तो 5% आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिका आप फिगर में देख लीजिए कैसा होता है, इसी प्रकार का होता है श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? शरीर को संक्रामक रोगों से बचाना, शरीर को संक्रामक रोगों से बचाने का कार्य करते हैं। रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। कितने दिन होता है?
3 से 5 दिन, यानी प्लेटलेट्स भाई, बिम्बाणु मतलब प्लेटलेट्स की बात कर रहा है ये। ठीक है, आगे प्रश्न है, रक्त बिम्बाणु का कार्य क्या है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है रुधिर का पीएच मान। रक्त का विलयन होता है कैसा? तो क्षारीय, क्योंकि 7 पॉइंट से अधिक होने पर क्षारीय होता है, 7 से कम होने पर अम्लीय होता है। ठीक, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने 1628 में किया था। मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? तो 120 से 80 तक होता है। ठीक है, सामान्यतः मानव शरीर में कितना रक्त होना चाहिए? तो 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रक्त होना चाहिए। एक एवरेज 5.5 लीटर जो होता है ब्लड होता है, लेकिन महिला में एवरेज जो होता है 4 लीटर। वैसे तो 4.5 से 5 लीटर कहा जाता है, तो 5 लीटर एवरेज तन महिला में ब्लड की मात्रा होती है। और वेट का 7%, जितना वेट रहेगा उसका 7% ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है। आरएस तत्व की खोज किसने किया था? तो वीनर तथा लैंड स्टीनर ने। वीनर तथा लैंड स्टीनर नामक व्यक्तियों ने इसकी खोज किया था। आरएस तत्व का पता किस जीव पर लगाया गया था? रिसस नामक बंदर पर लगाया गया था। किस पे? रिसस नामक बंदर पे इस चीज की खोज की गई थी। ठीक है, अगला, हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? तो 4.5 लीटर हृदय रक्त को पंप करता है प्रति मिनट। ठीक है, आगे है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ होता है? तो यकृत तथा प्लीहे में होता है। अभी मैंने बताया था ना लीवर, तो वही बात कर रहा है, लीवर और स्प्लीन। लीवर और स्प्लीन यानी प्लीहा में इसकी भ्रूण अवस्था में उनको ब्लड कहाँ से मिलता है? तो यहीं से मिलता है। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का शरीर में कितना अनुपात होता है? तो 600 संबंधी 1 का अनुपात होता है। अगर आरबीसी 600 है तो डब्ल्यूबीसी 1 ही होगा, क्योंकि आप लोग देखे थे कि 50 लाख की संख्या में होता है आरबीसी, तो 10,000 ही होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्लाज्मा में कितने परसेंट ग्लूकोज होता है? तो 0.1% ग्लूकोज होता है प्लाज्मा में, 0.1%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितने परसेंट पे होती है? 7%, मैंने बताया था पहले ही। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग होता है? तो रक्त क्षीणता यानी एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन जब कमी पाई जाती है तो एनीमिया रोग होने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। अधिक ऊंचाई पर जाने से मानव शरीर का लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनकी संख्या में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर जाता है तो ब्लड रेड ब्लड में बढ़ोतरी होती है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध होता है। एंटीबॉडी का किसके विरुद्ध कार्य होता है? संक्रमण के विरुद्ध। रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है? 2 से 8 मिनट का समय होता है। रुधिर स्कंदन का समय 2 से 8 मिनट। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण जमता है? तो हिपैरिन के कारण जमता है। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए और CO2 को बाहर निकालने के लिए। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाई जाती है। फिगर में देख सकते हैं आप आयरन को किस कलर से दर्शाया गया है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में श्वेत रुधिराणुओं में जो संख्या बढ़ोतरी होती है उसे क्या कहते हैं? तो ल्यूकीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया क्या है? रुधिर कैंसर है। ब्लड कैंसर जो होता है, इसकी अधिकता होने पर क्या होता है? कैंसर हो जाता है। जब श्वेत ब्लड बॉडी में अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगता है तो ब्लड कैंसर उसी को कहा जाता है। ठीक है, आप फिगर में देख लीजिए। इसमें नॉर्मल वाले में देखिए आप वाइट ब्लड कितना कम दिख रहा है, जबकि ल्यूकीमिया वाले में देखिए कितना अधिक वाइट ब्लड दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है।
देखिए, एक प्रश्न मैंने शुरू में बताया था कि वो गोला होता है और बीच में चपटा होता है, तो इसी प्रकार से गोला और चपटा होता है। चलिए आगे बात करते हैं। रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि क्या कहलाती है? पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। मनुष्य का रुधिर दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है रुधिर दाब। ठीक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो प्लीहा यानी स्प्लीन करता है। ठीक है। आगे है, किसी व्यक्ति को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड डोनेट करने पर क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु होगी, क्योंकि ब्लड जो होता है क्लॉट कर जाता है। ठीक है। और वाहिनियां आपस में, रुधिर वाहिनियां चिपक जाती हैं, जिसके कारण वो व्यक्ति मर जाता है। किसी व्यक्ति को, हाँ ये तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो वृक्क है, यानी किडनी ब्लड को शुद्ध करने का कार्य करता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाती है। रक्त की शुद्धिकरण क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। ठीक। इस तरह से आपका ये प्रश्न जो है समाप्त हुआ, और मुझे नहीं लगता कि अब ब्लड से संबंधित कोई प्रश्न आपका छूटने वाला है। ठीक है। तो आप लोग इसे एक बार और रिपीट कर लीजिए, जिससे आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।